प्रणाम मित्रों। तो चलिए वापसी नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। अगले दिन सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने के लिए दीवार पर नजर दौड़ाई। फिर उस पर मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन पर की चहल पहल, चीर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजीमल की मील के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वह उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें खोई विधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में गौरैया का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल ना देंगे। यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यही पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो उसे बिना कारण पूछे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त का भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतना रमी हुई है कि अब वही उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाना खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। तो अमर बोला, क्यों? फिर अमर की बहू ने कहा, कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे।
आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौट कर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं। अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं, पत्नी ने बड़े व्यंग्य से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बना कर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए, वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसी बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने शक पकाकर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ क्या होगा, इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में ली गजाधर बाबू रिक्शे में बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक को जगह नहीं है। यहीं पर वापसी नामक कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।